क्या प्यार अंधा होता है? सच कहूँ तो प्यार वो होता है जिसमें आंखें देखती हैं, दिल महसूस करता है और दिमाग समझता है। इसकी समझ इतनी गहरी होती है जो हर सुख को, हर दुख को मिलकर बांटती है, कभी साथ नहीं छोड़ती। तो कैसे होता है ऐसा प्रेम? आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की प्रेम कहानी में। उस समय सुधा टेल्को कंपनी में काम करती थी। सुधा और नारायण मूर्ति के एक कॉमन फ्रेंड थे, प्रसन्ना, जो कि टेल्को में ट्रेनिंग ले रहे थे। प्रसन्ना को पता था कि सुधा को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। वो अक्सर सुधा को किताबें लाकर देते थे जिनमें नारायण मूर्ति का नाम लिखा होता था। एक बार नारायण मूर्ति ने प्रसन्ना के साथ सुधा को भी और कई और मित्रों को होटल में डिनर के लिए इनवाइट किया। सुधा को इस बात ने बहुत प्रभावित किया कि 70 के दशक में एक साधारण इंसान की तरह नारायण मूर्ति ने कितनी यात्राएं की हैं और कितनी नॉलेज है उनको। इसके बावजूद वो कितने डाउन टू अर्थ इंसान है। नारायण मूर्ति इंट्रोवर्ट थे, मगर वो विजनरी थे। उनके पास एक उद्देश्य था। वहीं सुधा एक्सट्रोवर्ट थी, पैसे के मैनेजमेंट में माहिर थी। कैसे? जब नारायण मूर्ति और सुधा दोनों होटल में खाना खाने जाते तो वो बिल को आधा आधा करते थे, और कभी नारायण के पास पैसे नहीं होते थे बिल पे करने के लिए तो सुधा उनका पेमेंट करती और उस पेमेंट के अमाउंट को अपनी डायरी में वो नोट कर लेती। तो एक आम भारतीय लड़की की तरह सुधा ने ये नहीं सोचा कि अरे, नारायण मूर्ति के पास तो होटल का बिल देने के भी पैसे नहीं, ये जिंदगी में क्या करेगा। और ना ही नारायण मूर्ति ने एक पुरुष होते हुए ये सोचा कि ओहो, मैं होटल का बिल नहीं दे पाऊंगा तो वो क्या सोचेगी। बल्कि दोनों एक दूसरे की काबिलियत को बहुत अच्छी तरह समझते थे और उसी हिसाब से अपने निर्णय लेते थे। करीब 3 साल एक दूसरे से मिलने के बाद एक दिन सुधा को शादी के लिए प्रपोज करते हुए नारायण मूर्ति ने कहा, मैं 5 फीट 4 इंच का हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, तुम सुंदर हो, बुद्धिमान हो, तुम्हें तुम्हारी पसंद का कोई भी मिल जाएगा, मगर फिर भी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उस समय नारायण मूर्ति रिसर्च असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे और बहुत कम कमाते थे। इसलिए सुधा के पिता ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। मगर फिर जब नारायण मूर्ति ने पटनी कंप्यूटर्स में जनरल मैनेजर के पद पर काम करना शुरू किया, तब सुधा और नारायण के रिश्ते को सुधा के पिता ने एक्सेप्ट कर लिया। 1978 में जब दोनों की शादी हुई तो शादी में सिर्फ नारायण मूर्ति और सुधा का परिवार ही शामिल हुए। शादी का कुल खर्च मात्र 800 रुपये था। एक बार फिर जिसे सुधा और नारायण मूर्ति ने आधा आधा बांट लिया। वाह, शादी हो तो ऐसी। शादी के बाद लोन लेकर नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ने एक घर खरीदा। नारायण मूर्ति सॉफ्टवेयर बनाना चाहते थे। इसी घर के एक छोटे से कमरे में शुरुआत हुई इन्फोसिस की, जिसमें साथ थे नारायण मूर्ति के 6 साथी जो उनके साथ पटनी कंप्यूटर्स में काम करते थे। अब शुरुआत तो हो गई, सपना तो था, मगर नारायण मूर्ति के पास पैसा नहीं था। और सुधा जो पैसे के मैनेजमेंट में बहुत अच्छी थी ने 10,000 रुपये जो उन्होंने बचा कर रखे थे नारायण मूर्ति को दिया और कहा, मैं तुम्हें बस ये ही मदद के रूप में दे सकती हूँ, मैं तुम्हें 3 साल की छुट्टी देती हूँ, तुम दिलो जान से दिमाग से अपने सपनों का पीछा करो, परिवार की आर्थिक और हर ज़रूरत को मैं देख लूँगी, मगर ये छुट्टी तुम्हें सिर्फ 3 साल के लिए मिली है। इन्फोसिस को शुरुआत में कई सालों तक कोई आर्थिक फायदा नहीं हुआ। नारायण मूर्ति के कई साथी उनका साथ छोड़कर चले गए, मगर सुधा को पूरा विश्वास था नारायण मूर्ति के सपने पर। नारायण मूर्ति कहते हैं कि मैं उद्देश्य के पीछे भाग रहा था, पैसे के पीछे नहीं। और जब उद्देश्य सही होता है, मेहनत सही दिशा में होती है, तब खड़ी होती है इन्फोसिस जैसी कंपनी और पैसा अपने आप आता है। हालांकि सुधा भी इंजीनियर है, मगर एज एन एम्प्लॉय उन्होंने कभी इन्फोसिस ज्वाइन नहीं किया। पर इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने जितने लोगों का जीवन सुधारा है, जितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं और उसका अच्छा प्रभाव जिन लोगों पर पड़ा है, उसने सुधा मूर्ति को अपनी एक ऐसी पहचान दी है जो कभी मिटने वाली नहीं है। तो नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की ये प्रेम कहानी कहती है कि प्रेम का मतलब एक दूसरे को बांधना नहीं, बल्कि एक दूसरे को उन्हें उनके सपने पूरे करने की आज़ादी देना, सहयोग देना होता है। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।